Hi everyone, this is Ravneet and we will be starting with important topics from non-communicable diseases. I hope you all have seen the mnemonic video for the risk factor of non-communicable diseases. तो ये सारे risk factor वही है which we discussed in the previous video. So उसके बाद the important thing is prevention. तो अगर आपको risk factors याद है you can write about prevention. तो प्रिवेंशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट वी नीड टू नो इज़ कि जो हमारे क्रॉनिक डिसीज़ेस है दे आर मल्टी फैक्टोरियल इन कोजेशन। मतलब कि अगर आपको इसका कोर्स लिखना है तो आप एक नहीं लिख सकते। जैसे हमने 7 रिस्क फैक्टर पढ़े थे तो उससे अलग अलग चीज़ें होंगी, तो एक मल्टी फैक्टोरियल सा ये बन जाता है इसका कोर्स। तो इसलिए जो भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं दे आर मिक्स ऑफ इंटरवेंशंस। तो सबसे अभी पहले क्या होता था कि हम टर्शरी प्रिवेंशन करते थे। सो नाउ रिवाइजिंग द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले होती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसमें हम रिस्क फैक्टर को आने नहीं देते। प्राइमरी में हम रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करते हैं ताकि डिसीज़ ना हो। सेकेंडरी में हम डिसीज़ को ट्रीट करते हैं और टर्शरी में हम डिसीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं या फिर उसकी जो रीअकरेंस है उसे प्रिवेंट करते हैं। तो पहले सिर्फ टर्शरी प्रिवेंशन सीम पॉसिबल, जिससे हम फर्दर डिसेबिलिटी या प्रीमेच्योर डेथ को प्रिवेंट या डिले कर पाते थे। लेकिन अब जब हमें रिस्क फैक्टर पता चल गए हैं तो हम प्राइमरी लेवल पे भी मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें हम हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमें रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है ताकि डिसीज़ ना हो। ओके, सो इसमें वही है 5 पॉइंट जो हमने 7 रिस्क फैक्टर पढ़े हैं उन्हीं को रिड्यूस करना comes under these points. So just see the video of the risk factor. So just revising, the mnemonic was A B C D O T P. A से अल्कोहल, तो अल्कोहल इंटेक कम करेंगे। सो लाइकवाइज बी से वी हैड ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे उसकी। सी से कोलेस्ट्रॉल, सो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड मतलब जो ट्रांस फूड को पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद वी हैव डी से वी हैड डाइट, तो डाइट में हम सोडियम की इंटेक मतलब सोल्ट की इंटेक को कम करेंगे। देन ओ से भी हम ओबेसिटी, तो ओबेसिटी को कम करेंगे वेट रिडक्शन से। टी से भी हम टोबैको यूज़, तो हम टोबैको यूज़ को रिड्यूस करेंगे। पी से भी फिज़िकल एक्टिविटी, तो हम फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो इन सब में यही लिखा है। सो नेक्स्ट वी हैव कि और भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस होती है, जिसमें सेम वही है जो अभी हमने बोला। एक और चीज़ है कि टबाको को कम करने के लिए उसके इनटेक वी कैन डू निकोटीन डिपेंडेंस ट्रीटमेंट। ओके, तो ये सारी क्या है पॉपुलेशन वाइड इंटरवेंशंस है दैट फोकस ऑन, तो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं हम सब में ये सारी प्रिवेंशन लगा सकते हैं। सो नाउ इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ स्टडीड था दैट वाज कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो अब हमें यही लगता है कि उसकी जो प्रिवेंशन के प्रिंसिपल थे वी कैन अप्लाई टू अदर एनसीडीज़ टू। जो भी मैंने अभी बोला, जो भी हमारे रिस्क फैक्टर थे वो हम हर एक एनसीडी में लगा सकते हैं, एंड जो उनकी प्रिवेंशन थी वो भी हम हर एक एनसीडी में लगा सकते हैं। तो इसीलिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी, ताकि सभी एनसीडीज़ को हम इकट्ठा ही टारगेट कर पाए। तो रिसेंटली WHO ने एक सर्वे मेथोडोलॉजी बनाई है जिसे हम कहते हैं स्टेप्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ रिस्क फैक्टर, जिससे कि जो कंट्रीज़ है वो एक सर्विलेंस सिस्टम बना सकती है। तो बहुत सारी सर्विस होती है और जो कि नेशनल और सब नेशनल लेवल पे की जाती है। 3 स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चनियर, फिज़िकल मेजरमेंट्स और बायोकेमिकल मेजरमेंट्स। तो फ़िलहाल क्या प्लान है जो वर्क करता है दैट इज़ WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs। इट इज़ बिटवीन 2013 to 2019।
तो इसमें नो टारगेट सेट किए गए हैं। तो जो हमने 7 रिस्क फैक्टर पढ़े थे उन्हीं को कम करने का टारगेट है। तो इसमें परसेंटेज अलग से है। तो क्या है कि जो अल्कोहल है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, सोडियम है, इन तीनों की 10% रिडक्शन करनी है। और जो रिस्क है ऑफ प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी उसका 25% रिडक्शन। टबाको यूज़ सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है तो उसका 30% रिडक्शन। रेस्ड ब्लड प्रेशर की प्रेवलेंस का रिडक्शन बाय 25%। डायबिटीज़ और ओबेसिटी की राइज को कम करना। एंड जो भी एलिजिबल पीपल है 50% जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, दे मस्ट रिसीव ड्रग थेरेपी एंड काउंसलिंग टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और जो अफोर्डेबल बेसिक टेक्नोलॉजी है और एसेंशियल मेडिसिन है उनकी 80% अवेलेबिलिटी होना। तो ये क्या था 2013 टू 2020। सो नेक्स्ट इज़ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं फॉर एनसीडीज़ एंड सेवरल एनसीडी रिलेटेड टारगेट। तो एक टारगेट 3.4 है जो कहता है कि प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी बाय एनसीडी मस्ट रिड्यूस बाय 1/3 बाय ईयर 2030। सो नेक्स्ट वी कम टू important topics of specific NCDs। सबसे पहले है कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो इसमें पहला टॉपिक है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर हम दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, पर्सनालिटी आता है। मॉडिफाइबल में जो हमने ABCD OTP पढ़ा था वो सारे आते हैं। सो नॉट रिपीटिंग इट अगेन, ये वही सेम चीज़ है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो इसमें क्या है कि मतलब पहले ये इशू था कि प्रिवेंटेबल है या नहीं, लेकिन अब कुछ एविडेंस से ये रिज़ल्ट आया कि इट इज़ प्रिवेंटेबल। तो 3 स्ट्रेटजीज़ होती है, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, हाई रिस्क स्ट्रेटजी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में 2 चीज़ें हैं, प्रिवेंशन इन होल पॉपुलेशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इन होल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो CHD है ये मास डिसीज़ है, तो इसीलिए हमें मास अप्रोच को ही आगे लेकर जाना चाहिए, जो कि क्या करती है, ओवरऑल जितने भी हमने रिस्क फैक्टर पढ़े उन सबको सारी पॉपुलेशन में कंट्रोल करना है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल में। अप्रोच क्या, प्रिंसिपल क्या है कि रिस्क फैक्टर में अगर हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे दैट कैन अचीव बिगेस्ट रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी। हाँ, तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, वो वही है जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे उनको कम करना है, वही हमें लिखना है इसमें। देन वे हैव प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है कि रिस्क फैक्टर आने ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या आता है, ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ इन पर्टिकुलर उन पे अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है कि जितने रिस्क फैक्टर हम कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकते हैं हम उतने करते हैं। तो इसमें हमें एक इंटरवेंशन याद रखनी है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल। सो दिस वाज पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, जिसमें हम प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करते हैं। नेक्स्ट वे हाई रिस्क स्ट्रेटजी। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, मतलब जिनमें रिस्क फैक्टर है। फिर हम जब हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उनको स्पेसिफिक एडवाइस देंगे जो हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में पढ़ा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हाई रिस्क स्ट्रेटजी कि पहले हाई रिस्क को आइडेंटिफाई करो फिर उन्हें एडवाइस दो। देन वे सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आती है, ट्रीटमेंट। तो CHD में मेन ट्रीटमेंट क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, बीटा ब्लॉकर्स। ओके, सो वी डिड द फर्स्ट डिसीज CHD। जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन इज़ रूल ऑफ 50%। रूल ऑफ 50% क्या कहता है कि
जितनी पॉपुलेशन है होल कम्युनिटी, उसमें से 50% लोगों को हाइपरटेंशन है, और जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें से 50% ही डायग्नोस होते हैं, और जो डायग्नोस होते हैं उसमें से 50% ही ट्रीट होते हैं, एंड जो ट्रीट होते हैं उसमें से भी सिर्फ 50% ही एडिक्वेटली ट्रीट होते हैं. सो दिस इज़ द रूल ऑफ हाफ्स. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर. इसमें क्या है, अगर हम सब पहली वाली लाइन ले, तो ये क्या है, वाई एक्सिस पे ब्लड प्रेशर है और एक्सिस पे टाइम या एज ऑफ द पर्सन है. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन क्या देखा गया है कि जिस इंसान का बचपन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बाद में भी बहुत ज़्यादा होता है. मतलब जो पहले से हाइपरटेंसिव की तरफ था वो बाद में हाइपरटेंसिव होगा, एंड जो पहले नॉर्मोटेंसिव था वो बाद में भी नॉर्मोटेंसिव ही होगा. इसे कहते हैं हम ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर. तो इसका क्या मतलब है, द नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन. सो दिस वॉज अबाउट हाइपरटेंशन. इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट वी हैव कैंसर. कैंसर में 2 क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड क्या होता है किसी भी कैंसर स्क्रीनिंग का. तो सबसे पहले है हम मास स्क्रीनिंग करते हैं. मास स्क्रीनिंग में क्या है, एक रैपिड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है और फिजिशियन एक या एक से ज़्यादा बॉडी साइट पे एग्जामिनेशन करता है. देन वी हैव मास स्क्रीनिंग एट सिंगल साइट कि यूटरस, सर्विक्स, ब्रेस्ट और लंग, इन सब का अलग अलग से हो रहा है. देन वी हैव सिलेक्टिव स्क्रीनिंग जो कि जो स्पेशल रिस्क पे पीपल थे उनकी एग्जामिनेशन करना. सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग: मास स्क्रीनिंग बाय कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डिटेक्शन एग्जामिनेशन, मास स्क्रीनिंग एट सिंगल साइट एंड सिलेक्टिव स्क्रीनिंग. तो पहले हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग फॉर कैंसर सर्विक्स. तो अब क्या है कि जो अर्ली फेज ऑफ कैंसर है उसे हम डिटेक्ट करते हैं पैप स्मीयर से. जो करंट पॉलिसी है वो क्या कहती है कि सभी वुमेन को पैप टेस्ट करवाना चाहिए. कब? एट द बिगनिंग ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी, एंड उसके बाद हर 3 साल में. एंड एक पीरियोडिक पेल्विक एग्जामिनेशन भी रिकमेंडेड होता है. हाँ, लेकिन क्या आता है कि पैप स्मीयर के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव रिसोर्सेज चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ लैब इक्विपमेंट एंड ट्रेन पर्सनल्स. इसकी वजह से वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव स्क्रीनिंग मेथड, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड इज़ VIA. VIA क्या आता है, विजुअल इंस्पेक्शन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट. और VIA स्पेसिफिकली क्या आता है, विजुअल इंस्पेक्शन विद 5% एसिटिक एसिड. तो हम एसिटिक एसिड डाल के विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं. हम VIA विद मैग्नीफिकेशन भी कर सकते हैं, और हम एसिटिक एसिड की जगह लिगोल्स आयोडीन भी डाल सकते हैं. तो ये 3 टेस्ट हो गए अंडर द विजुअल इंस्पेक्शन. जो मोस्ट प्रेफर्ड है दैट इज़ VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद 5% एसिटिक एसिड. तो प्रेजेंट स्ट्रेटजी क्या है, हम स्क्रीनिंग करते हैं बाय VIA. तो इसमें VIA की स्क्रीनिंग से हमें क्या, अगर सर्वाइकल कैंसर है तो हमें क्या दिखता है, वेल डिफाइंड ओपेक एसिटोवाइट लीजन्स. जो हमारा सर्विक्स है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम और कोलमनर एपिथेलियम होता है, उसके जंक्शन पे दिखेंगे, या फिर कुछ ग्रोथ दिख सकती है. अगर ये टेस्ट ऐसे पॉजिटिव आता है तो हम इट इज़ फॉलोड बाय सिंगल विजिट अप्रोच आगे की इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए. तो ये मैनेजमेंट ऐसे प्लान की जाती है कि जो ट्रीटमेंट है और ये सब कुछ सेम ही विज़िट पे हो जाए. और फिर क्या है कि हाँ, इंश्योर करने के लिए हम पैप स्मीयर और बायोप्सी भी करते हैं. सो दिस वाज अबाउट कैंसर ऑफ सर्विक्स. देन वी हैव ब्रेस्ट कैंसर. तो ब्रेस्ट कैंसर में मेन चीज़ क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. तो जितने भी विमेन हैं दे आर इंकरेज टू परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली विमेन से मतलब वो खुद ही ढूंढ सकती है. बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बहुत ही फिजिबल अप्रोच है. फिर क्या होता है, फिजिशियन पेल्पेशन करता है, लेकिन
BSC is more reliable than palpation, and palpation is unreliable for large fatty breast. Then we have thermography. थर्मोग्राफी में क्या आता है, रेडिएशन नहीं होती, तो इसकी एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इतना सेंसिटिव नहीं है. देन इट इज़ मेमोग्राफी, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है. इसमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स मोर देन अ रेगुलर चेस्ट एक्सरे, और इसमें बहुत ही टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए होता है. एंड इसके बाद अगर हम बायोप्सी करते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है. हाँ, तो एक्सरे किसको नहीं करवाना चाहिए, विमेन अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज. सो दिस वाज अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर. ओके, सो द नेक्स्ट डिसीज़ इज़ लंग कैंसर. इसमें भी रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंशन पूछे जाते हैं. रिस्क फैक्टर में वही हमें लिखना है. मेन इसमें स्मोकिंग आता है, एंड प्रिवेंशन में वी कैन डू प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें रिस्क फैक्टर है. रिस्क फैक्टर को अब हम कम करेंगे ताकि डिसीज़ ना हो. तो इसमें हमें क्या करना है, स्मोकिंग एपिडेमिक को कंट्रोल करना है. तो पहला स्टेप इसमें आता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन. पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिगार्डिंग एंटी स्मोकिंग कंपेन. देन लेजिस्लेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव मेजर की जो इन सब मतलब जो ऐसा सब्सटेंसेस की सेल्स है उसे कंट्रोल, उसका प्रमोशन कम हो, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए, एंड वार्निंग दी जाए पैकेट्स और एडवर्टाइजमेंट में. एंड जो प्लेसेस ऑफ वर्क है, पब्लिक प्लेसेस है, उसमें और रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्मोकिंग की. देन स्मोकिंग सिजेशन एक्टिविटीज़. तो इसमें हम ट्रीट करते हैं. सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, ट्रीटमेंट आता है. तो मतलब कि और उसके अंदर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस भी आता है.